हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट मूवीज एक्सप्लेन बाय रोहान। आज मैं 2022 में रिलीज हुई एक सुपर नेशनल हॉरर मिस्ट्री द डार्क द लेक को एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म की शुरुआत होती है 1987 में इस बर्फ से ढके हुए एक मार्केट टाउन सेंट माइकल इंग्लैंड गांव को दिखाते हुए, जहां की एक पुलिस स्टेशन में एक लड़की का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा था। पता चलता है कि ये लड़की लिया फिशर है, जिसके सभी दोस्तों की बड़ी ही सस्पिशियस तरीके से पिछले कुछ दिनों में मौत हो चुकी है। उनकी मौत के समय लिया भी उनके साथ ही थी, लेकिन बस वही बच पाई। इंस्पेक्टर लिया से पूछती है उस दिन के हादसों के बारे में, तो लिया उनसे बस इतना ही कहती है कि ये सब एक पेन किलर नाम के गेम को खेलते वक्त हुआ, और उसे लगता है कि उनकी मौत की जिम्मेदार बस लिया ही है। और सीन यहाँ से कट होकर अब 30 साल बाद फोकस करता है। हम एक शिकारी को लेक के किनारे खड़ा हुआ देखते हैं, जिसने अभी अभी एक जानवर का शिकार किया था। तभी एक गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है और अगले ही पल वो आदमी उस लेक में गिर पड़ता है। यानी वो गोली इस आदमी पर ही चलाई गई थी। अगले सीन में हम तमारा नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो एक डिटेक्टिव है। हमें पता चलता है कि कुछ महीनों से इस टाउन में कई मौतें हो रही हैं, लेकिन इसके पीछे का रीज़न अभी तक पता नहीं चला है। तमारा इन्हीं केसेस पर काम कर रही है। उस दिन जब तमारा पुलिस स्टेशन वापस आती है, तो उसे उसकी मॉम की तरफ से एक वॉच मिलती है, क्योंकि आज उसका बर्थडे जो है। तमारा की बॉस उसे एक नए डिटेक्टिव ल्यूकस से मिलवाती है और उसे बताती है कि अब से ल्यूकस भी उसके साथ ही इन केसेस पर काम करेगा। लेकिन तमारा अकेले ही इन केसेस पर काम करना चाहती थी, तो वो उन्हें मना भी करती है, लेकिन उसकी बॉस नहीं मानती और एट लास्ट तमारा को ल्यूकस के साथ काम करने के लिए मानना ही पड़ता है। इस सब के बाद हम एक लेडी को देखते हैं, जो एक कमरे में बैठी कोई रिचुअल को परफॉर्म कर रही थी। उसका रिचुअल जैसे ही खत्म होता है कि तभी हम उसके पीछे एक ब्लैक शैडो को नोटिस करते हैं। लेकिन ये सब क्या है, इसका जवाब तो हमें आगे कहानी में ही मिलेगा। जब तमारा ऑफिस में बैठी काम कर रही थी कि तभी ल्यूकस उसके पास आता है। वो उसे बताता है कि आज से 30 साल पहले इसी तरीके से कई लोगों की मौत हुई थी, जिसकी एकमात्र विक्टिम का स्टेटमेंट रिकॉर्ड उनके पास है। ल्यूकस तमारा से उसे देखने के लिए भी कहता है, क्या पता उन्हें उससे कोई क्लू मिल जाए। लेकिन जब ल्यूकस उस वीडियो को प्ले करता है, तब हमें पता चलता है कि ये वही इंटरव्यू है जिसे हमने फिल्म की स्टार्टिंग में देखा था। लेकिन सबसे बड़ी बात तो तब पता चलती है जब तमारा ल्यूकस को बताती है कि लड़की लिया फिशर और कोई नहीं बल्कि उसकी मॉम है। वो ल्यूकस को बताती है कि उस समय एक फायर एक्सीडेंट में उनके सभी दोस्तों की मौत हो गई, बस लिया उसमें बच गई, यहाँ तक कि सारे सबूत भी मिट गए थे। तो ल्यूकस तमारा को लिया से पूछताछ करने के लिए बोलता है, लेकिन वो इस पर साफ मना कर देती है। वो बताती है कि उसकी मॉम ने उस हादसे के बाद 8 महीने मेंटल हॉस्पिटल में गुजारे, जिसमें उनकी आंखों की रोशनी भी चली गई, और तब से वो इस सदमे से बाहर नहीं आ पाई है। ऐसे में वो उन्हें और परेशान नहीं करना चाहती। तब तक उन दोनों को एक और इंसान की मौत की खबर मिलती है, तो वो उन दोनों को वहाँ जाना ही पड़ता है मर्डर लोकेशन पे तहकीकात के लिए। और ये वही इंसान था जिसे लेक के किनारे गोली लगी थी। वो दोनों उस जगह को सर्च करते हैं और एक कॉटेज शीट के बाहर पहुंच जाते हैं। लेकिन वो दोनों जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं, तो तमारा को पता चलता है कि ये तो एडम है, उनकी नेबर। लेकिन एडम अपने होश में नहीं थे। वो बस बार बार एक ही शब्द दोहरा रहे थे, अल्फा अल्फा। तमारा उन्हें शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन एडम उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसे कहते हैं कि उन्हीं ने उस आदमी को नुकसान पहुंचाया है। और तमारा को अपनी मॉम को जाकर के बताने के लिए कहते हैं कि उनकी जान अब खतरे में है। तमारा वहाँ से निकल आती है, लेकिन उसे अपनी मॉम की बहुत फिक्र हो रही थी, तो वो पहले घर जाने का डिसाइड करती है। और तब हम तमारा की मॉम लिया फिशर से मिलते हैं, जिनके साथ 30 साल पहले वो खौफनाक हादसा हुआ था। लेकिन तब हमें पता चलता है कि ये वही लेडी है जिसे हमने वो रिचुअल परफॉर्म करते हुए देखा था। यानी ज़रूर तमारा की मॉम का इन हादसों से कोई कनेक्शन तो ज़रूर है। तभी तो वो पहले ब्लैक शैडो और एडम ने उनका नाम जो लिया। ल्यूकस इस बात को बहुत अच्छे से समझ पा रहा था, और जब तमारा उनसे उस हादसों के बारे में सवाल भी करती है, तो वो अपनी तबीयत खराब होने का बहाना देकर वहाँ से निकल जाती हैं। अब तक वो दोनों समझ चुके थे कि लिया ज़रूर उनसे कुछ छुपा रही है, जो उन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। अगले दिन ही ल्यूकस और तमारा को एक और मौत के बारे में पता चलता है। वहाँ जाने पर वहाँ की इन्वेस्टिगेटर उन्हें बताती है कि रेबिका नाम की लड़की की मौत हुई है, और उनका प्राइम विटनेस एक राइटर है जो उस समय वहाँ पे विजिट कर रहा था। और ल्यूकस उनसे पूछताछ करते हैं, और तब वो राइटर उन्हें बताता है कि जब वो उस दिन उस लेक के किनारे घूम रहे थे कि तभी उन्होंने रेबिका और उसके हस्बैंड को झगड़ते हुए देखा। उनका पूरा शक तो बस मिंग की तरफ ही था। तो ल्यूकस और तमारा मिंग को कन्फ्रंट करते हैं, और मिंग तब उन्हें बताता है
कि जब वो उस दिन वो दोनों वहाँ टहल रहे थे कि तभी उन दोनों में थोड़ी सी बहस हो गई, जो कुछ देर में इतनी बढ़ गई कि वो हाथापाई में बदल गई। लेकिन अचानक से ही रेविका अजीब सा बर्ताव करने लगी और बार बार एल्फा एल्फा दोहरा रही थी। वो इतनी वायलेंट हो गई थी कि उसने पास में ही पड़ी एक कांच की बोतल से अपनी जान ले ली और मिंग कुछ नहीं कर पाया। तमारा लीको से कहती है कि कल वो मिंग से मिलने के बाद उसकी मॉम से मिलने चलेंगे। अब सिर्फ उसकी मॉम ही उनके इन सवालों का जवाब जो दे सकती हैं। और अगले दिन जब तमारा मिंग से मिलने जाती है तो मिंग उससे बड़ी ही बुरी हालत में मिलता है। मिंग को हर तरफ रेविका का घोस्ट हॉन्ट कर रहा था। मिंग अब तक मेंटली अनस्टेबल हालत में पहुंच चुका था और एट लास्ट वो रेविका की तरह ही उस कांच की बोतल से अपनी जान ले लेता है और तमारा कुछ नहीं कर पाती। अब तक तमारा को समझ आ गया था कि उसे जल्द से जल्द अपनी मौत को कन्फ्रंट करना होगा, वरना ऐसे ही हर दिन लोग मरते रहेंगे। लिया भी अब तक समझ चुकी थी कि उसे अब सब सच बताना ही पड़ेगा। तो लिया उनसे कहती है कि जब उसने ये सच लोगों को बताया था तो उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया था। किसी ने भी उसकी बात का यकीन नहीं किया था, तो वो ये बात उन्हें तभी बताएगी जब वो उन पर यकीन करेंगे। तो वो दोनों भी लिया से प्रॉमिस करते हैं कि वो उनकी इस बात पर यकीन करेंगे। और तब वो उन्हें बताती है कि ये बात है 1987 की, जब वो यंग हुआ करती थी। वो हमेशा अपने 4 दोस्तों के साथ एंजॉय करती थी। ऐसे ही एक दिन घूमते घूमते वो लोग एक सुनसान घर में पहुंच गए और उसके एक दोस्त मैक्स को वहाँ एक गेम मिला जिसका नाम था पेन किलर। और मैक्स की जिद की वजह से सभी लोग वो गेम खेलने के लिए मान गए। लेकिन वो गेम उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। वो गेम खेलते वक्त अगर किसी इंसान के अंदर सच्चे इमोशन होते तो वो गेम उनके उन इमोशंस और फीलिंग्स को पूरा करता था। बस उन्हें कैंडल जलाकर अल्फा लिखना होता था और वो गेम खुद इस इंसान को चिंता था जिसके इमोशंस प्योर हो। उन्होंने भी उस गेम को खेला, लेकिन लिया मैक्स के कहने पर उस गेम की टाइम कीपर बन गई। उसने उस गेम में पार्टिसिपेट नहीं किया। उन चारों में से उस गेम ने सिर्फ सारा को ही चुना, क्योंकि सारा को ऐसा लगता था कि हैना का मैक्स के साथ अफेयर है, जिससे हैना कि उसके लिए नफरत का इमोशन सच्चा था। इसीलिए उस गेम ने उसकी इस इमोशंस को पूरा किया। कुछ दिन तक तो सब ठीक रहा, लेकिन बाद में सैरा का बिहेवियर बदलने लगा। वो हर वक्त हैना को नुकसान पहुंचाने का ट्राई करने लगी। एक दिन जब हैना वॉशरूम में थी तो सारा ने उसे स्टैब कर जख्मी कर दिया, लेकिन सही समय पर उसे हॉस्पिटल भेजकर उसे बचा भी लिया गया। लेकिन सबसे शॉकिंग बात तो ये थी कि सहरा को इस बारे में कुछ याद नहीं था। वो पछता रही थी अपनी इस हरकत के लिए और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। उसने उस गेम को धोखे दिया अपने इमोशंस को बदलकर, तो उस गेम ने भी उसे नहीं छोड़ा। कुछ दिन बाद ही सहरा की मिस्टीरियसली मौत हो गई, लेकिन इसके बाद ही उन लोगों ने उस गेम को खेलना नहीं छोड़ा। उस गेम ने उनके माइंड को पूरी तरीके से कंट्रोल जो कर लिया था। सहरा की मौत के बाद उसकी और मैक्स की नज़दीकियां भी बढ़ गई थीं, जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई थी और तमारा मैक्स की ही बेटी है। अभी सुनकर तो तमारा शॉक ही हो गई थी, क्योंकि आज तक उसे लगता था कि उसकी डैड ने उसकी मॉम को छोड़ा। इसीलिए उसने आज तक अपने डैड का नाम तक नहीं पूछा उनसे। वो उनसे और बताने को कहती है, लेकिन लिया की तबीयत खराब होने लगती है और वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन हम उसे किसी से ये कहते सुनते हैं कि उसने उन्हें उतना ही बताया जितना ज़रूरी था, उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। लेकिन किसे? वहाँ तो कोई भी नहीं था। यहाँ ज़रूर कुछ गड़बड़ थी। लिया ने आज भी ज़रूर उनसे झूठ बोला था, पूरा सच नहीं बताया था। कुछ तो ज़रूर छुपा रही थी वो। और तब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि लिया ने रेबेका के साथ भी ये गेम खेला था, जब लास्ट ईयर वो तमारा के पास अपनी पति की कंप्लेंट लिखवाने आई थी। लिया ने ऐसा किया ये जानते हुए कि उस गेम ने लोगों के इमोशंस का फ़ायदा उठाकर कई मौत की घाट उतार दी। लेकिन ये गेम अब तक लिया के पास क्या कर रहा था? आखिर 30 साल पहले का पूरा सच क्या था? ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। अब तक तमारा इस बात से बहुत परेशान हो चुकी थी, लेकिन अभी उन्हें एक और मौत के बारे में पता चलता है। इन्वेस्टिगेटर उन्हें बताती है कि इस बार लंदन के एक टूरिस्ट में से इस लेडी के हस्बैंड ने राइड के वक्त ट्रॉली से लटक कर अपनी जान दी थी। लेकिन शॉकिंगली इस लेडी को कुछ भी याद नहीं है। वो लेडी तमारा को बताती है कि उसे अल्फा वर्ड सुनाई दिया था आखिरी बार, उसके बाद का तो उसे कुछ भी याद नहीं। तमारा इस सबसे इतना परेशान हो गई थी कि वो बस कुछ देर अकेला बिताना चाहती थी। वो बस अपनी कार में बैठी सोच ही रही थी कि तभी उसे वो राइटर मिलता है जो रेबेका के केस का विटनेस था। वो उससे बात करने जाती है, लेकिन उसकी विश्वास और अंधविश्वास की बातों से तमारा को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि वो वैसे ही बातें कर रहा था जैसे उसकी मॉम करती है। तमारा वहां से सीधे ल्यूकस के पास आती है और उसे सब बताती है। और जब ल्यूकस उस राइटर पर रिसर्च करता है तब उन्हें बड़ी ही सस्पिशियस बात पता चलती है। उस राइटर ने उसके हर एक विक्टिम के मिलते जुलते स्टेटमेंट्स अपनी बुक में मेंशन कर रखे थे,
जैसे अलग अलग आवाज़ें सुनाई देना और चीज़ें टूटना। यहाँ तक कि उन्होंने एक डर की फ्रिक्वेंसी भी निकाली है जो है 18.9 हर्ट्ज। उस समय तो उन दोनों को इस बारे में कुछ समझ नहीं आता, तो वो इस सब पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते। उस दिन जब तमारा अपने घर में कुछ चीज़ें ढूंढ रही थी कि तभी उसे अपने मॉम के रूम से वही गेम पेन किलर मिलता है, तो वो तुरंत ही अपनी मॉम को कन्फ्रंट करती है और उनसे पूछती है कि ये कुछ उसने तो नहीं किया ना, गेम किसी के साथ तो नहीं खेला उसने। और तब उसकी मॉम ये एक्सेप्ट कर लेती है कि उसने रेबिका के साथ ही गेम खेला। अब ये सुनकर तो वो बहुत नाराज़ हो जाती है। वो उनसे कहती है कि उनसे ये पता था कि ये गेम लोगों की जान ले लेता है, फिर भी उन्होंने ये गेम खेला। तो उसकी मॉम उससे कहती है कि सिर्फ उन्होंने ये गेम रेबिका के साथ ही खेला है और किसी की मौत का उनसे कोई लेना देना नहीं। तो फिर बाकी लोगों के साथ ही गेम किसने खेला, क्योंकि उनकी मौत भी तो रेबिका की तरह ही हुई है। तमारा अब उन पर यकीन नहीं कर पा रही थी, तो वो उनसे उनकी घड़ी लौटा देती है जो उन्होंने उन्हें गिफ्ट करके दी थी। लेकिन तब जाकर तमारा को पता लगता है कि उसकी मॉम ने तो कोई घड़ी दी ही नहीं। तो फिर किसने उसे ये घड़ी दी है? कौन है जिसने उसे ये उसके बर्थडे वाले दिन गिफ्ट की थी? उधर ल्यूकस को उस राइटर से पता चलता है कि किसी ने उसे पेन किलर गेम की इंफॉर्मेशन दी थी, लेकिन आइडेंटिटी नहीं बताई। ल्यूकस अब सोच में पड़ चुका था। तभी लिया के अलावा भी कोई इस गेम के बारे में बहुत अच्छे से जानता है। ये बात उसे अब पता चल चुकी थी। उसे अपने सारे विक्टिम्स की खड़ियों के पीछे कुछ अलग लेटर्स भी नजर आते हैं, तो वो उन्हें टेस्टिंग के लिए भेज देता है। और तब जाकर उसे पता लगता है कि लेटर्स 18.9 हर्ट्ज की उस फेयर फ्रिक्वेंसी को प्रोड्यूस करते हैं। यानी इसी वजह से उनके हर इस विक्टिम को कई आवाज़ें सुनाई देती थी, जिसकी वजह से वो अपने होश खो बैठता था। उधर जब लिया को हम देखते हैं जो अब फिर से उस गेम को खेल रही थी, और तब हम उसके 30 साल पहले वाले सभी दोस्तों को उसके सामने देखते हैं। और तब हमें पता लगता है कि 30 साल पहले उस दिन सारा की मौत के बाद जब वो चारों उस गेम को खेलने बैठे थे, तो लिया को मैक्स के धोखे के बारे में पता चला। आखिर मैक्स ने उसे धोखा जो दिया था, क्योंकि वो तो हैना के साथ भी रिलेशनशिप में था। और उसी वक्त लिया के अंदर भी रिवेंज की फीलिंग आ गई, जिसकी वजह से उस गेम ने उसे चुना और उसने ही उस कैंडल को गिराकर अपने दोस्तों को जलाकर मार डाला। लेकिन वो तो पहले से इस गेम की टाइम कीपर थी। पहले तो उसे इसका मतलब भी नहीं पता था, लेकिन अब तक वो समझ चुकी थी कि उसके पास वो पावर है जिसकी वजह से वो इस गेम को कंट्रोल कर सकती है। तो उसने अपने चारों दोस्तों की आत्माओं को कैद कर लिया। लेकिन आज जब उसकी खुद की बेटी की नजरों में वो गिर गई है, तब उसे अपनी गलती समझ आ रही है। वो उन सबसे पूछती है कि इस गेम को कैसे खत्म किया जा सकता है, तो वो लोग उसे बताते हैं कि वो सिर्फ टाइम कीपर है, वो ही इस गेम को खत्म कर सकती है, सिर्फ उसी के हाथों में ये शक्ति है। लिया उन सभी को आज़ाद कर देती है और रिचुअल करके उस गेम को भी खत्म करने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि मैक्स अभी तक आज़ाद नहीं हुआ था। मैक्स उसे कहता है कि वो ये गेम खत्म नहीं कर सकती, लेकिन लिया कहती है कि वो टाइम कीपर है, वो इस गेम को खत्म कर सकती है। और तब हमें इस गेम की असली मिस्ट्री के बारे में पता चलता है कि ये गेम उन्हें उस घर में नहीं बल्कि मैक्स को उसके ग्रैंडफादर ने दिया था, और उसे इस गेम को फर्स्ट टाइम कीपर भी बना दिया था। यानी मैक्स की मर्जी के बिना इस गेम को कोई भी हम खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि मैक्स ही इसका फर्स्ट टाइम कीपर है। अब तक तमारा भी घर वापस आ चुकी थी, लेकिन लिया उसे कहीं नहीं मिलती, तो वो उसे ढूंढने के लिए उसी जगह जाती है जहां फर्स्ट मर्डर हुआ था, और उसे लिया वही मिलती है। उसने अब तक उस गेम को पानी में फेंक दिया था और अपने आप को भी मारने ही वाली थी कि तभी उसे तमारा की आवाज़ सुनाई देती है और वो अपना इरादा बदल देती है। लिया तमारा से माफ़ी मांगती है कि वो इस गेम को खेली, लेकिन अब उसने इस गेम को डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब किसी को भी अपनी जान नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन ल्यूकस और तमारा को अभी भी उन गिफ्ट के पहुंचाने वाले का नाम नहीं पता था। वो अब भी बहुत सोच में डूबे थे, न जाने किसने उन्हें वो गिफ्ट पहुंचाए। कहीं असली कल्प्रिट वो वही इंसान तो नहीं। बट एट द एंडिंग सीन हम किसी को वही घड़ियां बनाते हुए देखते हैं, यानी ये गेम अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। अभी और लोगों को भी इस गेम की वजह से अपनी जान देनी पड़ेगी। फिल्म यही एंड हो जाती है। दोस्तों, फिल्म में दिखाया गया ये गेम ऐसा गेम था जो लोगों की इमोशंस को बढ़ा देता था, और वो घड़ियों की फेयर फ्रिक्वेंसी की वजह से वो लोग अपना होश को बैठते थे और अपनी जान दे देते थे। फिल्म की राइटिंग तो थोड़ी कॉम्प्लेक्स थी, कुछ सवालों का जवाब भी नहीं दिए गए हैं, जैसा वो गेम कौन खेल रहा था उन लोगों के साथ, और वो गिफ्ट्स भी उन लोगों को किसने भेजे। अगर ये भी बता देते तो फिल्म और भी इंटरेस्टिंग हो जाती। खैर, फिल्म का एटमॉस्फेयर और एक्टर्स की एक्टिंग काफ़ी कमाल की है। दोस्तों, आपको ये फिल्म का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही और एक्सप्लेनेशन के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।
मिलते हैं अगली वीडियो में।